नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एस जयशंकर की 2024 में आई किताब वाई भारत मैटर्स के एक सारांश पर। ये रूपा पब्लिकेशन से है और जाहिर है लेखक भारत के विदेश मंत्री हैं, तो ये नजरिया सीधे पॉलिसी मेकिंग के केंद्र से आता है। हमारा इरादा है आज इस सारांश से वो मुख्य बातें समझना जो भारत की बदलती विदेश नीति और दुनिया में उसकी भूमिका को दिखाती हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो रणनीतियां हैं जो आज भारत के ग्लोबल रिश्तों को आकार दे रही हैं। सारांश में कई दिलचस्प चीजें हैं, जैसे भारत का एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरना, फिर वो एक अनोखा सभ्यतागत नजरिया जिसमें रामायण का जिक्र थोड़ा चौंकाता है ना? हाँ बिल्कुल। विदेश नीति का आम लोगों की जिंदगी से क्या ताल्लुक है, पश्चिम की कुछ नीतियों पर टिप्पणी भी है और नेहरू युग की विदेश नीति पर एक कह सकते हैं नई नज़र। तो सवाल यही है कि भाई भारत दुनिया को कैसे देख रहा है और दुनिया भारत को कैसे देखे, इस पर ये किताब क्या कहती है। चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो विचार है कि भारत अब गुट निरपेक्षता से आगे बढ़ गया है। सारांश कहता है कि भारत अब विश्व मित्र बनना चाहता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक नया लेबल है या वाकई रणनीति में कोई बड़ा बदलाव है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। विश्व मित्र शब्द जो है वो पारंपरिक गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट से निश्चित रूप से अलग है। हाँ, गुट निरपेक्षता का जन्म तो शीत युद्ध के दौर में हुआ था, जब दुनिया दो खेमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। तब भारत ने कहा हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, एक तरह की तटस्थता। सही। विश्व मित्र की जो बात है, जैसा सारांश में इशारा है, वो आज की दुनिया के लिए है। मतलब बहुध्रुवीय दुनिया जहां कई पावर सेंटर्स हैं, अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप, भारत खुद भी। अच्छा। तो यहाँ तटस्थ रहने के बजाय भारत सबसे जुड़ना चाहता है, सबसे रिश्ते बनाना चाहता है, लेकिन हाँ, अपनी शर्तों पर, अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखते हुए। मतलब अब किनारे बैठकर तमाशा नहीं देखना है। बिल्कुल, ये सिर्फ अलग थलग रहने की नीति नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से सबसे जुड़कर वैश्विक मुद्दों पर एक समाधान प्रदाता, एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बनने की कोशिश है। मैदान में उतर कर खेलने वाला खिलाड़ी। सक्रिय भूमिका, समाधान प्रदाता। सुनने में तो ये काफी महत्वाकांक्षी लगता है, पर क्या इसका मतलब ये है कि भारत अब किसी भी मुद्दे पर किसी का भी पक्ष ले लेगा? कहीं ये अवसरवादिता जैसा न लगे। गुट निरपेक्षता में कम से कम एक सैद्धांतिक स्पष्टता तो थी। विश्व मित्र में वो स्पष्टता कहाँ से आएगी? ये एक वाजिब चिंता है और यहीं शायद इस नीति की जटिलता सामने आती है। विश्व मित्र का मतलब शायद ये नहीं कि भारत हर मुद्दे पर सबसे सहमत होगा। अच्छा। इसका मतलब है कि भारत मुद्दा आधारित गठजोड़ यानी इशू बेस्ड कोएलिशंस पर फोकस करेगा। जहां हित मिलेंगे वहां सहयोग, चाहे वो देश कोई भी हो। जैसे देखिए, क्वाड में भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। वहीं एससीओ में वो रूस और चीन के साथ भी क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक मुद्दों पर बात करता है। हाँ, ये तो है। तो ये जो लचीलापन है, यही शायद विश्वमित्र का मूल तत्व है। स्पष्टता हर बार भारत के राष्ट्रीय हित के आधार पर तय होगी। चुनौती यही होगी कि इस लचीलेपन के साथ अपनी विश्वसनीयता कैसे बनाए रखी जाए। कहीं ऐसा न लगे कि भारत सिर्फ अपने फायदे के लिए पाला बदल रहा है। दिलचस्प है। तो ये एक तरह से रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ही नया रूप हुआ। अब सारांश में एक और बड़ी अनोखी बात का जिक्र है, रामायण का संदर्भ। हाँ, वो वाकई अनूठा है। विदेश नीति जैसी गंभीर चीज में रामायण, ये थोड़ा अप्रत्याशित है। सारांश कहता है कि राम की कहानी को भारत की उभरती शक्ति के प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया है। अच्छे शासन, वैश्विक भलाई से जोड़ा गया है। ये क्यों? क्या ये सिर्फ एक अलंकार है या इसका कोई गहरा रणनीतिक मतलब है? मुझे लगता है ये सिर्फ अलंकार से ज्यादा है। देखिए, रामायण को, खासकर राम के चरित्र को, अक्सर धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता है ना? हाँ, माना जाता है। तो विदेश नीति के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करके लेखक शायद ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भारत का जो उदय है वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन या आर्थिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि कुछ मूल्यों पर आधारित है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, कुछ वैसे ही। ये भारत की विदेश नीति को एक नैतिक और सभ्यतागत पहचान देने की कोशिश हो सकती है। भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाने का भी एक तरीका, दुनिया को बताना कि भारत एक जिम्मेदार शक्ति बनना चाहता है जो सिर्फ अपने हित नहीं बल्कि वैश्विक कल्याण के बारे में भी सोचता है। राम राज्य की जो कल्पना है वो आदर्श शासन का प्रतीक है। तो शायद इसका जिक्र करके
ये संकेत है कि भारत वैश्विक व्यवस्था में एक सकारात्मक, न्यायपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। लेकिन क्या इस तरह के सभ्यतागत या कहें धार्मिक संदर्भों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में थोड़ा जोखिम भरा नहीं हो सकता? अलग-अलग संस्कृतियों और देशों में इसकी व्याख्या कैसी होगी? क्या इसे भारत को एक खास धार्मिक पहचान से जोड़ने की कोशिश नहीं माना जा सकता, जो फिर विश्वमित्र वाली बात के शायद उलट जाए? ये बिल्कुल सही पॉइंट है, और यही इस अप्रोच की संभावित चुनौती भी है। ग्लोबल मंच पर जहां इतनी सारी संस्कृतियां, विचारधाराएं हैं, एक विशिष्ट सभ्यतागत ग्रंथ का संदर्भ अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। हाँ, जाहिर है। कुछ लोग शायद इसे भारत की सांस्कृतिक गहराई और मूल्यों पर आधारित विदेश नीतिमान पर सराहें, पर दूसरे इसे एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने या शायद गैर समावेशी होने का संकेत भी मान सकते हैं। खासकर पश्चिमी देश। हाँ, पश्चिमी देश जो अक्सर धर्मनिरपेक्षता पर जोर देते हैं, उन्हें शायद इसे समझने में थोड़ी मुश्किल हो। इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे पेश कैसे किया जाता है। क्या इसे भारत के समावेशी लोकाचार के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है या एक संकीर्ण धार्मिक फ्रेमवर्क के तौर पर? विश्वमित्र बनने के लिए तो जरूरी है कि आपकी बातें और प्रतीक सबको अपील करें या कम से कम गलत ना समझी जाएं। ये संतुलन साधना आसान नहीं होगा। ये संतुलन वाकई मुश्किल होगा। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जो विदेश नीति को आम आदमी से जोड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि विदेश नीति तो डिप्लोमैट्स और एक्सपर्ट्स की दुनिया है। हाँ, आम धारणा तो यही है। क्या ये सिर्फ एक उदाहरण है या विदेश नीति को जन केंद्रित बनाने का कोई बड़ा प्रयास चल रहा है? मुझे लगता है ऑपरेशन गंगा का उदाहरण बहुत सोच समझ कर चुना गया है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे सरकार की विदेश नीति, दूतावासों की सक्रियता हजारों नागरिकों की जान बचाने में अहम साबित हुई। हाँ, वो तो सबने देखा था। ये विदेश नीति के मानवीय पहलू को उजागर करता है, उसे आम लोगों के लिए रिलेवेंट बनाता है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं, ये एक ट्रेंड का संकेत हो सकता है। आज के दौर में जहां सूचना इतनी तेजी से फैलती है, जनमत का महत्व बढ़ गया है, तो किसी भी सरकार के लिए जरूरी है कि वो अपनी विदेश नीति के पीछे जनता का समर्थन जुटाए। अच्छा। ये दिखाकर कि विदेश नीति सिर्फ सीमा विवादों या सम्मेलनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वीजा नियम, व्यापार समझौते, विदेश में फंसे नागरिकों की मदद या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मिलने वाली वैक्सीन या तकनीक, इन सब के जरिए सीधे उनकी जिंदगी को छूती है। इससे सरकारें इसे ज्यादा स्वीकार्य बना सकती हैं। ये एक तरह से विदेश नीति का लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन का प्रयास भी कहा जा सकता है। यानी विदेश नीति अब सिर्फ बंद कमरों का खेल नहीं रही, उसे जनता के बीच ले जाने की कोशिश है। ये समझ आता है। अब थोड़ा रुख बदलते हैं और पश्चिमी देशों की आलोचना वाले हिस्से पर आते हैं। जी। सारांश बताता है कि किताब में अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी और चीन के प्रति पश्चिमी देशों के जटिल रिश्तों पर टिप्पणी की गई है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्या भारत अब खुलकर पश्चिमी देशों की आलोचना करने में सहज हो गया है? हाँ, ये निश्चित रूप से भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और अपनी स्वतंत्र सोच को दिखाता है। पहले खासकर शीत युद्ध के बाद के दौर में भारत अक्सर पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने पर ज्यादा ध्यान देता था और शायद सार्वजनिक रूप से उनकी नीतियों की सीधी आलोचना से बचता था। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता था। लेकिन अब जैसा सारांश से लग रहा है, भारत अपने हितों और अपने विश्लेषण के आधार पर खुलकर अपनी बात रख रहा है। देखिए, अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी का भारत की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ा, तो उस पर टिप्पणी करना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और चीन के साथ पश्चिमी देशों के रिश्ते, चाहे वो व्यापार को लेकर हों या सुरक्षा को लेकर, वो भारत की अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को बहुत प्रभावित करते हैं। तो भारत का उन पर अपना नजरिया रखना ये दिखाता है कि वो अब केवल एक अनुयायी या फॉलोअर नहीं, बल्कि वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाला एक स्वतंत्र ध्रुव, एक इंडिपेंडेंट पोल बनना चाहता है। ये विश्वमित्र वाली बात से भी जुड़ता है, सबसे दोस्ती पर अपनी आंखें और दिमाग खुला रखते हुए और जरूरत पड़ने पर असहमत होने का साहस रखते हुए। हाँ, ये रणनीतिक स्वायत्तता वाली बात को और मजबूत करता है। यानी हम दोस्त तो हैं, पर जरूरी नहीं कि आपकी हर बात से सहमत हों, खासकर जब हमारे हित प्रभावित होते हों। ठीक है, अब बात करते हैं इतिहास की। नेहरू युग की विदेश नीति की समीक्षा का जिक्र आया है। सारांश कहता है कि किताब में नेहरू की नीतियों, खासकर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर एक आलोचनात्मक मूल्यांकन है। क्या ये सिर्फ इतिहास का विश्लेषण है या इसका इस्तेमाल वर्तमान सरकार की नीतियों को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है? देखिए, इतिहास की व्याख्याएं कभी भी पूरी तरह तटस्थ नहीं होती हैं। वो अक्सर वर्तमान के नजरिए से प्रभावित होती हैं। जब कोई मौजूदा सरकार, और खासकर जिसके पास विदेश नीति का इतना लंबा अनुभव हो जैसे लेखक के पास है, वो पिछली नीतियों का मूल्यांकन करती है, तो उसमें वर्तमान की छाप दिखना स्वाभाविक है। सारांश के मुताबिक
नेहरू युग की गुटनिरपेक्षता की नीति, चीन के साथ संबंध शायद 1962 युद्ध के संदर्भ में उसकी विफलता, और पाकिस्तान नीति शायद कश्मीर या शुरुआती संघर्षों के संदर्भ में इनकी आलोचना की गई है। हाँ, तो ये तर्क दिया जा सकता है कि इस आलोचना का मकसद ये दिखाना है कि पिछली नीतियां कुछ मामलों में शायद भोली या आदर्शवादी थीं और वर्तमान सरकार की नीतियां ज्यादा यथार्थवादी, रियलिस्टिक, ज्यादा मुखर, असर्टिव हैं और राष्ट्रीय हितों को बेहतर ढंग से सुरक्षित कर रही हैं। ये एक तरह से वर्तमान अप्रोच को ऐतिहासिक वैधता देने का प्रयास हो सकता है कि आज जो किया जा रहा है वो अतीत की कथित गलतियों का सुधार है। लेकिन क्या इस तरह का पुनर्मूल्यांकन पिछली पूरी विरासत को नकारने जैसा नहीं है? गुटनिरपेक्षता ने भी तो उस समय भारत को एक स्वतंत्र आवाज दी थी। बिल्कुल, और यहीं पर बहस का मुद्दा बनता है। हर नीति का मूल्यांकन उसके समय और संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में किया जाना चाहिए। गुटनिरपेक्षता ने शीत युद्ध के दौर में भारत को दोनों महाशक्तियों के दबाव से बचाया, विकासशील देशों का नेतृत्व करने का मौका दिया। उसकी अपनी सफलताएं थीं। सही बात है। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब जरूरी नहीं कि पूरी तरह नकारना हो, बल्कि ये चुनना हो सकता है कि किन चीजों को आज अप्रासंगिक माना जा रहा है और क्यों। जैसे आज की बहुध्रुवीय दुनिया में शायद गुटनिरपेक्षता का वही रूप कारगर ना हो। ये किताब, जैसा सारांश से लगता है, शायद यही तर्क दे रही है कि समय बदल गया है, इसलिए नीतियां भी बदलनी चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि यह विश्लेषण कितना संतुलित है और क्या वो केवल वर्तमान को सही ठहराने के लिए इतिहास का चयनात्मक उपयोग तो नहीं कर रहा। ये पाठक को तय करना होता है। हम यहाँ स्रोत में दिए गए विचारों पर चर्चा कर रहे हैं, अपना कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये स्पष्टता जरूरी है। तो हमने कई पहलुओं पर बात की, विश्वामित्र की नई अवधारणा, रामायण का वो अनूठा संदर्भ, विदेश नीति का आम आदमी से जुड़ाव, पश्चिमी नीतियों पर टिप्पणी और नेहरू युग का पुनर्मूल्यांकन। अगर हमें इन सबको समेटना हो तो इस सारांश से भारत की विदेश नीति के बारे में क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? मुझे लगता है कुछ मुख्य बातें बिल्कुल साफ होती हैं। पहली, भारत अब वैश्विक मंच पर ज्यादा आत्मविश्वास और मुखरता के साथ अपनी जगह बना रहा है। वो सिर्फ नियम मानने वाला नहीं, नियम बनाने में भी अपनी भूमिका देख रहा है। अच्छा। दूसरी, वो अपनी विदेश नीति को एक विशिष्ट भारतीय या भारत की पहचान देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सभ्यतागत सांस्कृतिक जड़ों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे वो रामायण का संदर्भ था। हाँ। तीसरी, विदेश नीति को वो अभिजात्य दायरे से निकालकर आम जनता के लिए रेलेवेंट बनाने पर जोर है, ताकि उसे व्यापक समर्थन मिले। ठीक है। चौथी, भारत अब पश्चिमी देशों समेत बाकी शक्तियों के साथ अपने रिश्तों को विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय हितों के तराजू पर तौल रहा है और जरूरत पड़ने पर आलोचना या असहमति जताने से हिचक नहीं रहा। और पांचवी, वर्तमान नीतियों को सही ठहराने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए इतिहास, खासकर नेहरू युग की नीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये एक ऐसे भारत की तस्वीर है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ जुड़ना चाहता है, ज्यादा व्यावहारिक, ज्यादा मुखर और अपनी पहचान को लेकर ज्यादा मुखर। तो ये सारांश एक तरह से वर्तमान सरकार के विश्व दृष्टिकोण का खाका पेश करता है। ये उन लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है जो समझना चाहते हैं कि आज भारत दुनिया में अपनी भूमिका को कैसे देख रहा है और क्यों। बिल्कुल, ये एक फ्रेमवर्क देता है भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और रणनीतियों को समझने का। लेकिन जैसा हमने बात की, हर कदम के अपने मायने हैं, अपनी चुनौतियां हैं, चाहे वो विश्वामित्र की जटिलता हो या सभ्यतागत संदर्भों की वैश्विक स्वीकार्यता। सही कहा। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को रोकते हैं, लेकिन एक विचार के साथ। ये किताब और इसका सारांश भारत की कहानी को एक खास तरीके से बताते हैं। भविष्य के लिए सोचने वाली बात यह है, एक बहुध्रुवीय और अक्सर बटी हुई दुनिया में भारत अपनी इस भारत केंद्रित कहानी और विश्वामित्र की भूमिका के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? क्या वो अपनी अनूठी पहचान पर जोर देते हुए भी सबके लिए एक भरोसेमंद और स्वीकार्य साझेदार बन पाएगा? ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा।